नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। लक्ष्मी का त्योहार चल रहा था तो हमने सोचा कि यार क्यों नहीं धन लक्ष्मी बैंक के ऊपर थोड़ा-सा चर्चा किया जाए। क्योंकि लक्ष्मी से जुड़ी हुई बातें यहाँ भी शामिल होता है और लक्ष्मी में ख़ास करके धन की बात किया जाए, लक्ष्मी की बात किया जाए, जैसे कि धनतेरस गुज़रा है, लक्ष्मी की पूजन्स गुज़री है। तो क्या लगता है कि मार्केट में इसके लेकर के कई दिनों से जो संकेत मिल रहा था, जो सस्टेन कर पाएगी। क्या ऐसा उम्मीद लगती है या मार्केट में इसकी गिरावट का संकेत ज़्यादा देखने को मिलता है? ट्रेंडिंग वे कहता है कि बॉटम टू बॉटम को लगातार ये ब्रेक डाउन करती हुई नज़र आती है, जबकि हायर टू हायर के पास कभी पहुंचने की उम्मीद भी नहीं देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है और कौन सी ऐसी गोल्डन रूल अप्लाई करना चाहिए जहां से हम मार्केट में एक अच्छे खासे पोजीशंस के साथ भी क्या कर सकते हैं, अपनी लॉस को मिनिमाइज करते हुए प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं आने वाले समय को लेकर के। क्योंकि पहले चलते हैं जानने के लिए धनलक्ष्मी बैंक को। धनलक्ष्मी बैंक जैसे कि बाकी सारे बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वहां भी सेम इनका भी कारोबार है। खास करके बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं और बैंकिंग सेक्टर में जैसे बाकी सारे बैंक्स कामकाज करते हैं रिटेल बैंकिंग बैंक को लेकर के, या बिजनेस को लेकर देखा जाए या फॉरेन बैंकिंग को लेकर, वैसे ही कारोबार यहाँ भी है। तो एडिशनल्स क्या है और एडिशनल के तौर पे इनके पास कौन सी ऐसी एक्टिविटीज और कौन सी एडिशनल्स बातें निकल के आती है जो कि इनको अट्रैक्ट करती है। देखा जाए तो इसकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी में सबसे पहले नज़र जाती है कि बुक वैल्यू इसका 40 है और आज भी जो प्राइस है इसकी वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी बात सवाल आती है इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन टू। यदि आप कंपेयर करके देखें तो उसमें करीब करीब दो सवा दो 250% की एक्स्ट्रा इनका इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट कौन से? इसमें लोगों का रुझान को लेकर के, भीड़ को लेकर के, और इनमें एक तरह से अंडर वैल्यूड है, एक तरह से ये स्टॉक इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे ओवर वेटेज है, जहाँ पे प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है। आरओई और आरओसी की बात करें तो 5% से 6% के बीच की दिशा दिखाती है। डेट्स काफ़ी ज़्यादा रहा, इस करंट रेशियो का अमाउंट भी 4.2 की आंकड़ा को दर्शाती है। जबकि कंपनी की मैनेजमेंट कभी भी अभी तक के डेटाबेस में कोई डिविडेंड नहीं पे आउट करती नजर आई है। जबकि इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू की चर्चा करें तो बुक वैल्यू प्लस करंट रेट्स दोनों से काफी डाउन साइड की देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इसके स्टॉक की प्राइस एक हायर की साइड के लिए खुलता है या लोअर के लिए? इनकी प्राइस से सिंपल से ये समझ में आती है, जो फिलहाल ये अभी बॉटम की तरफ ट्रेंडिंग वेव पे चल रही है। अब यहाँ से कब उछलेगा और उछल के क्या लगता है कि आने वाले समय में इसकी जो प्राइसिंग है वो करीब 60 रुपये से लेकर के 90 तक जा सकती है। इन दोनों में 50% का गैप है। इन्हीं सभी पहलुओं पे हम ध्यान देने वाले हैं जिसका नाम है धन लक्ष्मी बैंक। जो बैंक नई नहीं, पुरानी बैंक है। 1970 में बैंक बनी थी और इनका कारोबार रहा था बैंकिंग सर्विस को लेकर के। चलिए इन सभी कार्यों की तरफ हम समझने की प्रयास करेंगे इन बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों का। यदि आप एक साल की चार्ट ग्राफ को देखें तो हम यही देख पा रहे थे कि इनमें बॉटम टू बॉटम को लगातार ब्रेक डाउन कर रही है। कई बार ब्रेकआउट करने की सिचुएशन बनी है लेकिन लंबे पीरियड के लिए नहीं, छोटे पीरियड के लिए बनी है। यदि इनकी हम फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ ध्यान दें तो सितंबर तक की रिजल्ट अपडेटेड है और सितंबर तक की जो कंपनी ने अपनी रिजल्ट को दिखाया, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को, तो कहती है सितंबर टू सितंबर में 16% की ग्रो लेवल है और जून टू सितंबर में शायद ज़्यादा ग्रोथ लेवल की बात करती है, 30 से 32 के आसपास की आंकड़ा को दर्शाती है। यदि ईयरली डेटा की तरफ मूव करके देखें तो कहती है कि ईयरली डेटा कंपनी में लगातार क्या कर रही है, ग्रोइंग कर रही है और यहाँ पे सेल्स में करीब 33% तक की ग्रो लेवल को दर्शाई है। पूरे के पूरे मार्केट कैप काफी छोटा है, 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है
और एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां जिनके पास 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप है, तो इनके पास यदि ये देखें कि आखिर इनके पास लोन कितने हैं, और लोन के अलावा की बात किया जाए तो इनके पास जो एसेट्स की पार्ट है वो तो खैर वैल्यूएशन काफ़ी कम निकल के आता है, तब भी एक नज़र इन पे हम रिकन्सिलेशन करने की प्रयास। तो नंबर में यदि चर्चा करें तो नंबर में कंपनी का करीब करीब कह सकते हैं कि 350 सवा 300 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर रही है, और कई बार कंपनी लगातार प्रॉफिट में थी। पिछले कुछ पीरियड से कंपनी थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिली, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हो थी, फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉफिटलिटी की बात करें तो वो लगातार नुकसान ही देखने को मिला है। लेकिन अदर सोर्स इनकम को ऐड ऑन करके देखा जाए तो इनमें करीब लास्ट सितंबर में 26 करोड़ की आंकड़ा को टच किया, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इनमें यहाँ से कुछ बड़ी रैली होने के चांस बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अब इनका रिजल्ट क्या कर रही है, एक ग्रो लेवल की तरफ भागने की प्रयासरत, और लगातार देखने को मिला कि 5% के साथ सर्किट चला है। और जिन लोगों ने यहाँ पे या यहाँ पे लिया, उनके लिए कौन से ऐसे गोल्डन रूल अप्लाई करना चाहिए, उस पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो कंपनी के पास करीब 1200 करोड़ से आसपास टर्नओवर है। अब 1200 करोड़ में 24 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक करती नजर आती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब करीब 10% के आसपास की फाइनेंशियल मार्जिन गिरावट दर्ज करती है। फाइनेंशियल लॉस भी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं देखा जाए, केवल बैलेंस शीट की उन चीज़ों को देखें तो कहती है कि सितंबर की बैलेंस शीट उन्होंने अपडेट नहीं किया। मार्च तक की बैलेंस शीट इसमें 14,000 करोड़ की क्या है, लोन की लायबिलिटी है। और उन्होंने लोन कितना दिया हुआ है ये भी सवाल है। तो 14,000 करोड़ का लोन ले करके कंपनी ने क्या किया, 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और बाद बाकी 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट में इनके क्या लगे हैं, उन्होंने फंड भी दिया हुआ है, जो कि लोन इन एडवांस में शायद दिया होगा या लोन पेमेंट किया होगा। इसके अलावा की बात करें तो कैश भी करीब 1,000 करोड़ के आसपास की बात करते हैं। जिन कंपनी के पास, एक सोचने वाली बात है, जिन कंपनी के पास 1,000 करोड़ के आसपास की 975 करोड़ की कैश पड़ी है बुक्स में, उसकी जो मार्केट कैप है वो केवल 897 करोड़ का। अर्थात ये जो मार्केट कैप है उससे काफ़ी बेटर इनकी क्या कहती है, इनकी बैलेंस शीट की पोजीशंस कहती है। लेकिन लोन भी तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ले रखा है, 14,000 करोड़ का। और 14,000 करोड़ की आज लोन की लायबिलिटी पे करनी पड़ी, तो शायद इनके पास सफिशेंट फंड है पेमेंट करने को लेकर, इसको लेकर के, लोन पेमेंट को लेकर। कैश फ्लो बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन की बात कर रही है। और लेटेस्ट यदि निवेशकों की तरफ हम ध्यान दें और कुछ सालों की डेटा की भी तरफ ध्यान देंगे, तो शायद हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि बैलेंस शीट फिगर में जो उन्होंने पोजीशन के बारे में चर्चा किया है वो लगातार बढ़ती हुई वो बेटर है। वो क्या कहती है, बेटर की बात करती है। और ईयरली ग्रोथ में कंपनी की उतनी तगड़ी ग्रोथ तो नहीं है, सेल्स को लेकर के हो या प्रॉफिटलिटी को लेकर के हो, सेल्स ठीक ठाक कहती है, नियर 8-10% के आसपास की बात करती है। प्रॉफिटलिटी में एक साल में गिरावट दर्ज करती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में उछाल बनाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनके पीछे में क्या कहती है, वो कहती है कि हम सस्टेन कर रहे हैं फिलहाल। अब आती है निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में, जो वहाँ पे करीब 1,000 करोड़ से कम, मतलब 900 करोड़ के आसपास की पूरे के पूरे मार्केट कैप है। इस मार्केट कैप में 25 करोड़ से ज़्यादा, 25 करोड़ 30 लाख शेयर हैं। कितने हैं? 25 करोड़ 30 लाख। उसमें से 4% के आसपास, 5% की होल्डिंग DIFI के पास। DI इस कंपनी में बिल्कुल नहीं है। एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां और DI इस पे विश्वास ना कर, DI कोई फंड ना लगा हो। रेस्ट फंड पब्लिक के पास 94% की फंड लगी है। उस 94% की फंड में कुछ बड़े निवेशक के पास की बात करूं
रविंदर पिल्ले की बात करें, शायद उनके शायद मेन प्रमोटर हो सकते हैं उस समय के। और शायद मैनेजमेंट में आज भी शायद ये हो सकता है, यदि मैनेजमेंट के डेटा को हम देखें, तो एक नज़र हम मैनेजमेंट के डेटा को भी ज़रा देख लेते हैं, तो वो शायद समझ में आ पाएगी। अ, हम इसमें से देखने में शायद देख पाएँ, कॉर्पोरेट एक्शन के अकॉर्डिंग हम देख पाएँ कि कंपनी डिविडेंड 2000 सॉरी डिविडेंड तो कभी कंपनी ने 2011 में दिया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह देखें, तो इनका जो मेन था वो था पिल्लई की बात कर रही है, लेकिन पिल्लई तो इसमें नाम कहीं निकल के नहीं आता। उनके नाम पे कुछ ऐसा हो, नायर्स का नाम निकल के आता है। एक पिल्लैज़ हैं उनके, रविंद्र, इनके पास 10% की होल्डिंग बना के रखी है। रेस्ट 5-5% की होल्डिंग कुछ लोगों के पास है, 5%, 1%, 2% की होल्डिंग है। क्या ये बड़े इन्वेस्टर हैं या एक ही कंपनी में इनकी फंड लगी हुई है? ये भी सवाल है। तो केवल एक ही फंड कंपनी में फंड लगा है, वही रविंदर पिल्लई की बात कर रही है। इसके अलावा कि देखा जाए तो कंपनी में कह सकते हैं, तो ओवरऑल जो फंडामेंटल हैं वो तो ठीक-ठाक कहते हैं, लेकिन लेकिन की बात है, यदि कंपेयरिंग करते हैं पीएस कंपनी से, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफ़ी छोटा है। यदि इन सभी लिस्ट में देखेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक की लिस्ट में, अभी एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक से कई गुना ज़्यादा कहाँ पे भीड़ खड़ी है, धनलक्ष्मी बैंक में लोगों का इंटरेस्ट लगा हुआ है, जो आगे चल कर के इनकी कामकाज तगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक अच्छी बातें निकल के आई, मार्केट में इसकी लगातार अभी ट्रेंडिंग, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आ रही है मार्केट में, जो इंटरेस्टेड नहीं है पार्टी इसको खरीदने बेचने को लेकर के, पर भी मार्केट में क्या हो रही है, हल्के फुल्के झुकावट है, लेकिन लास्ट नंबर का रिजल्ट इनको फेवर करती हुई नजर आई है। जहाँ पे करीब जो पिछले कुछ पीरियड में नुकसान भी देखने को मिला था, और उस हिसाब से उसमें काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने दर्ज दर्ज की है। एज ऑन टाइम फ्रेम की बात करें, तो कंपनी में जो परसेंटेज ऑफ गेन की बात करें एज ऑन टाइम फ्रेम, स्टॉक मार्केट के रिएक्शन की तरफ ध्यान दें, शायद ये कह सकते हैं कि कंपनी में ऑलमोस्ट जो इसकी स्टॉक चार्ट थी, उस चार्ट के ग्राफ बेसिस पे सेंसेक्स के कंपैरिजन टू पिछले 10 सालों में तो बेटर परफॉर्मेंस नहीं किया है। केवल और केवल कुछ पीरियड में 2 साल, 3 साल, 5 साल तक अभी भी सस्टेनेबिलिटी के साथ बनाई है। अब दोबारा मार्केट चलने के लिए क्या तैयार हो रही है? ऑब्वियसली हो सकती है। आगे चल कर के जो इनकी फिलहाल की रेजिस्टेंस की बात करूं, जिस नियरली रेजिस्टेंस के आसपास आ सकती है, जो इसका फिलहाल के लिए हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग यदि हम लेवल की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग लेवल इनके पास ये पड़ा हुआ है, जिस प्राइस पे बार बार आकर के अटकी थी। इसके बाद ये ज़्यादा लुढ़कती है, तो फिर इसके लिए गोल्डन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। और गोल्डन रूल क्या कहता है, उस पर हम एक नज़र चर्चा करते हैं। एक तो देखना चाहिए कि ट्रेंडिंग क्या कहता है, ट्रेंडिंग वेव क्या। दूसरी तरफ ट्रेंडिंग वेव को छोड़ भी दिया है, तो पैसे कैसे बनते हैं वो देखने। जहां भी जिन लोगों ने लिया होगा, उन्होंने यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसीलिए जिस भी टाइम फ्रेम में लिया, उसको न्यूट्रल मानते हैं। नीचे की बॉटम प्राइस के लिए रिस्क कहते हैं, ऊपरी प्राइस को लेकर एक्सपेक्टेशन का, जिसको प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, वो करते रहना चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए। इनमें एक कंडीशंस देखना चाहिए कि टर्म कितने टाइम के लिए देखना चाह रहे हैं, और कितनी परसेंट की एक्सपेक्टेशन है, चाहे ग्रो को लेकर के, चाहे आपकी रिस्क को लेकर के। उसकी प्रिंसिपल होना चाहिए खुद की फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे, और डिसीजंस होते हुए ये एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं, तो कभी भी कुछ भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायी नहीं होता है। खुद की फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और यहाँ पे यदि चर्चा भी करें, शायद देखिए, इस मार्केट की 45 रुपये से टूट के सीधे आ जाती है करीब 23 रुपये के आसपास। 15 मतलब 30% तक की गिरावट दर्ज करती है, फिर चलना चालू होती है। और इस तरह से इसे पहले भी देखने को एक टाइम फ्रेम में ये चलती रहती है मार्केट।
अब हमने चर्चा किया बंधन धनलक्ष्मी बैंक को लेकर के। दोस्तों हमारे साइड से चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।